वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आर्यन पर, और मैं हूं आपका दोस्त आर्यन। देखिए दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 9 का 5वां अध्याय। 5वें अध्याय का नाम है प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी। दोस्तों, ये हमारे यूपीएससी आईएएस के लिए हम एमसीक्यूज कंप्लीट करवा रहे हैं ज्योग्राफी के आपको। उसी क्रम में आज हम कक्षा 9 के चैप्टर 5 में के एमसीक्यूज लेकर के आए हैं। तो बढ़ते हैं अपने आज के अपने एमसीक्यूज की तरफ बिना टाइम वेस्ट किए। उससे पहले आप लोगों से निवेदन है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। देखिए, पहला प्रश्न, हमारा देश भारत विश्व के मुख्य 12 जैव विविधता वाले देशों में किस नंबर पर एवं क्यों आता है? ओके दोस्तों, 10वें नंबर पर आता है। लगभग 47,000 विभिन्न जातियों के पौधे पाए जाने के कारण। या विकल्प दूसरा, चौथे नंबर पर लगभग 15,000 विभिन्न जातियों के पौधे पाए जाने के कारण। छठे नंबर पर लगभग 90,000 जातियों के जानवर पाए जाने के कारण। या उपरोक्त सभी, जितने भी यहाँ पर दिए गए हैं वो सभी हैं। तो पहले दोस्तों मैं आपको इस प्रश्न का उत्तर बताता हूँ। इस प्रश्न का उत्तर जो है, भारत जो है हमारा 12 जैव विविधता वाले देशों में 10वें नंबर पर आता है। यानी कि यहाँ पर जो पहला विकल्प दिया गया है, जो आपका विकल्प नंबर पहला, ये सही है। अब देखिए, विकल्प पहला सही है, क्यों सही है ये अब जानते हैं। देखिए, हमारा भारत देश विश्व के मुख्य 12 जैव विविधता वाले देशों में से एक है, क्योंकि यहाँ पर हमारे यहाँ 47,000 विभिन्न जातियों के जो पाए जाते हैं। ओके, विभिन्न जातियों के क्या पाए जाते हैं? पौधे पाए जाते हैं, जिसके कारण ये 10वें स्थान पर आता है। और दोस्तों, जो सेकंड विकल्प दिया गया चौथे नंबर पर, तो मैं आपको बता देता हूँ, एशिया के देशों में हमारा भारत जो है जैव विविधता वाले देशों में चौथे नंबर पर आता है, एशिया के देशों में। ओके दोस्तों, विश्व के देशों की बात करें तो 10वें नंबर पर आता है, एशिया की बात करें तो चौथे नंबर पर आता है। दोस्तों, भारत में 15,000 विभिन्न जातियों के पौधे नहीं, बल्कि 15,000 फूलों के पौधे, जो कि विश्व के फूलों के पौधों का 6% है। सेकंड विकल्प की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर 15,000 जातियों के जो पौधे बताए गए, 15,000 जातियों के पौधे नहीं, बल्कि 15,000 फूलों के पौधे हैं, जो कि विश्व के फूलों के पौधों का 6% है। हमारे भारत में बिना फूल वाले पौधे भी पाए जाते हैं, जैसे कि फर्न है, शैवाल है, एल्गी है, कवक है, फंजाई है। ये सारे आपके बिना फूल वाले पौधे हैं। अब जो तीसरा पॉइंट आपका दिया गया था कि छठे नंबर पर लगभग 90,000 जाति के जानवर पाए जाते हैं, उस पॉइंट में थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। भारत में लगभग क्या है दोस्तों, 90,000 जातियों के जानवर पाए जाते हैं, तथा विभिन्न प्रकार की मछलियाँ ताजे तथा समुद्री पानी में पाई जाती हैं। उम्मीद है दोस्तों, इस प्रश्न के साथ साथ यहाँ 4 जो अन्य विकल्प दिए गए थे उनके बारे में भी आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर दूसरा देखते हैं। अक्षत वनस्पति किसे कहते हैं? पहला विकल्प, विभिन्न प्रकार की कृषिगत फसलों को, फल और बागानों को। या फिर मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा हुई वनस्पति, जिस पर लंबे समय तक मानवीय प्रभाव नहीं पड़ता। या फिर विकल्प आपका पहला व दूसरा दोनों को अक्षत वनस्पति कहते हैं, या उपरोक्त में से कोई नहीं हो। तो देखिए, इस प्रश्न का उत्तर है आपका विकल्प पहला व दूसरा दोनों। देखिए, ये सब वनस्पति जो ऊपर दे रखी है, विभिन्न प्रकार की कृषिगत फसलें, फल और बागान हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ थोड़ा सा मैं गलत बोल गया। अक्षत वनस्पति जो कहा जाता है, यहाँ इस प्रश्न का दूसरा उत्तर बिल्कुल सही है। यानी कि मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा हुई वनस्पति, जिस पर लंबे समय तक मानवीय प्रभाव नहीं पड़ता। ओके दोस्तों, अक्षत वनस्पति को ही प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है दोस्तों। यानी कि जिस पर मानवीय प्रभाव पड़ रहे हैं वो अक्षत वनस्पति नहीं हो सकती और प्राकृतिक वनस्पति नहीं हो सकती। देखिए, आपका विकल्प पहला जो दिया गया है, कृषिगत फसलें, कृषिगत फसलें मानव के द्वारा पैदा की जाती हैं, फल मानव द्वारा उगाए जाते हैं, बागान मानव द्वारा लगाए जाते हैं, तो ये किसी प्रकार से प्राकृतिक वनस्पति के अंतर्गत नहीं आता। प्राकृतिक वनस्पति ही अक्षत वनस्पति के अंतर्गत आती हैं। आगे देखते हैं अपना प्रश्न नंबर तीसरा। वह वनस्पति जो मूल रूप से भारतीय हैं क्या कहलाती हैं? देशज कहलाती हैं, विदेशज कहलाती हैं, विलायती कहलाती हैं, उपरोक्त सभी।
तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर है आपका विकल्प पहला बिल्कुल सही है। यानी कि वह वनस्पति जो कि मूल रूप से भारतीय है उसे देशज कहते हैं, लेकिन जो पौधे भारत के बाहर से आए हैं दोस्तों उन्हें विदेशज पौधे कहा जाता है। ओके दोस्तों, उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए प्रश्न नंबर चौथा, नीचे दिए गए विकल्पों में वनस्पति तथा अन्य तथा वन्य प्राणियों में पाए जाने वाली विविधता के कारणों में शामिल नहीं है। दोस्तों वनस्पति और वन्य प्राणियों में विभिन्नता के काफ़ी सारे कारण होते हैं, जिनमें से मुख्य कारण क्या क्या हैं, उसमें कौन सा कारण शामिल नहीं है प्रश्न ही पूछ रहा है। तो देखिए धरातल, जलवायु, सूर्य का प्रकाश, पृथ्वी का घूर्णन। तो दोस्तों पृथ्वी का घूर्णन तो एक ऐसी प्रक्रिया है जो लगातार जारी है। पृथ्वी का घूर्णन यानी कि पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्ण यानी कि घूमना, जो कि पृथ्वी 24 घंटे घूमती रहती है। तो पृथ्वी के घूमने से वनस्पति और वन्य प्राणियों पाए जाने वाली विविधता पर कोई असर नहीं पड़ता। तो यहाँ पर जो विकल्प दिया गया है ये आपका गलत है, यानी कि ये वनस्पति और वन्य प्राणियों में पाए जाने वाली विविधता में शामिल नहीं है। जबकि जो आपका दिया गया धरातल, जलवायु और सूर्य का प्रकाश, ये आपके तीनों के तीनों ही आपकी वनस्पति और वन्य प्राणियों में पाए जाने विविधता के कारणों में शामिल है। ओके दोस्तों, उम्मीद है आप लोग इस बात को समझ गए होंगे। देखिए दो प्रकार के जगत होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। एक होता है आपका वनस्पति जगत। कौन सा जगत दोस्तों? वनस्पति जगत। और दूसरा जो आपका है प्राणी जगत। कौन सा जगत दोस्तों? प्राणी जगत। ओके दोस्तों, देखिए वनस्पति जगत क्या होता है, यानी किसी विशेष क्षेत्र में किसी समय में पौधे की उत्पत्ति वनस्पति जगत के अंतर्गत आती है, जबकि प्राणी जगत के अंतर्गत जानवरों के विषय में बताया जाता है। किसके विषय में बताते हैं? प्राणी में। प्राणी जगत के अंतर्गत प्राणियों के विषय में जानकारी दी जाती है। अब इन दोनों के बीच की विविधता के लिए चार मुख्य कारण माने गए हैं। किसके बीच की विविधता के लिए? वन्य, जो मैंने बताया था वन्य जगत और प्राणी जगत, इन दोनों के बीच की विविधता के लिए चार मुख्य कारण जिम्मेदार माने जाते हैं। पहला कारण मैंने आपको यहाँ दिया गया, दूसरा धरातल, दूसरा जलवायु, तीसरा सूर्य का प्रकाश और चौथा आपका जो मुख्य कारण है वो है वर्षण। वर्षण यानी कि वर्षा। ओके दोस्तों, वर्षा क्यों कारण है दोस्तों? वन्य यानी कि पौधे वगैरह जब वर्षा पड़ेगी में काफ़ी मात्रा में पैदा होंगे और घने होंगे। और प्राणी जगत के लिए इम्पोर्टेंट क्यों? क्योंकि वहाँ पर छोटी छोटी चिड़ियाँ हैं, पक्षी, जीव, अजगर, सांप और काफ़ी सारे वन्य जीव वहाँ पर अपना निवास स्थान बनाएंगे। ओके दोस्तों, तो वर्षा अलग अलग क्षेत्रों पर अलग अलग होती है, तो ये भी एक मुख्य कारण है इसकी विविधता का। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं अपने आज के 5वें प्रश्न की ओर। देखिए वनस्पति की विविधता के कारणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो मैंने चार कारण बताए उन्हीं कारणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कह रहा है प्रश्न। देखिए पर्वत, पठार, मैदान और शीतोष्ण कटिबंधों में अलग अलग प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, क्योंकि धरातल के स्वभाव का वनस्पति पर बहुत प्रभाव पड़ता है। ओके दोस्तों, विकल्प दूसरा देखते हैं। विभिन्न स्थानों पर अलग अलग प्रकार की मृदा पाई जाती है, जो विविध प्रकार की वनस्पति का आधार है। देखिए प्रकाश अधिक मिलने पर वृक्ष गर्मी की ऋतु में अधिक बढ़ते हैं, ये बात बिल्कुल सत्य है। जब प्रकाश अधिक मिलेगा तो गर्मी की ऋतु में पेड़ों की ग्रोथ आपकी काफ़ी अच्छी होगी। और देखिए अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में कम वर्षा वाले क्षेत्रों की अपेक्षा छितरे वन पाए जाते हैं। दोस्तों यहाँ ये पॉइंट बिल्कुल गलत दिया गया है, क्योंकि अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में कम वर्षा वाले क्षेत्रों की अपेक्षा छितरे वन नहीं पाए जाते, बल्कि सघन वन पाए जाते हैं। कैसे वन पाए जाते हैं दोस्तों? सघन यानी कि घने वन पाए जाते हैं। ओके दोस्तों, उम्मीद है आप लोग इस बात को अच्छे से समझ गए होंगे कि घने वन पाए जाते हैं। देखिए उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन असत्य है, तो आप लोग समझ ही चुके हैं। यहाँ पर चौथा कथन आपका जो है असत्य है। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 6, वनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? किसके संदर्भ में पूछ रहा है दोस्तों? वनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य यानी गलत कथन पूछ रहा है। वन अनवीकरणीय संसाधन है। तो दोस्तों मुझे तो यहाँ पर पहला ही गलत नजर आ रहा है, क्योंकि वन जो है नवीकरणीय संसाधन है, यानी कि उनका नवीनीकरण पुनः हो सकता है अगर मनुष्य अपने पर्यावरण की ओर ध्यान दे तो और पेड़ों को लगाने की ओर ध्यान दे तो अभी नवीकरणीय संसाधन होते हैं दोस्तों जिनकी भरपाई दोबारा नहीं की जा सकती या इतने वर्षों में की जाती है जो मानव जीवन अवधि से ज़्यादा होती है।
तो यहाँ पर पहला ही पॉइंट आपका मुझे गलत प्रतीत हो रहा है और ये ही गलत है। ओके दोस्तों, बाकी देखते हैं। वन वातावरण की गुणवत्ता बढ़ाने में मुख्य भूमिका निभाते हैं। बिल्कुल दोस्तों, ऑक्सीजन को शुद्ध करने में, हमारे वातावरण को शुद्ध करने में वन मुख्य भूमिका निभाते हैं। वन स्थानीय जलवायु, मृदा अपरदन तथा नदियों की धारा नियंत्रित करते हैं एवं बहुत सारे उद्योगों का आधार बनते हैं। बिल्कुल दोस्तों, फर्नीचर उद्योग हुआ आपका, काफ़ी सारे उद्योग ऐसे हैं जो वनों की लकड़ियों पर आधारित हैं। अब देखिए पवन यानी कि हवाएं और तापमान को नियंत्रित करते हैं। बिल्कुल दोस्तों, जब वृक्ष बीच में खड़े रहेंगे तो हवा का वेग भी आपका कंट्रोल होगा, हवा जो चलेगी उसकी स्पीड कम होगी, और तापमान को भी नियंत्रित करते हैं और वर्षा लाने में भी आपकी सहायता करते हैं, क्योंकि जहाँ पर ज़्यादा वृक्ष होते हैं वहाँ वर्षा अधिक आती है। इनसे मृदा को जीवाश्म मिलते हैं और वन्य प्राणियों को आश्रय मिलता है, क्योंकि वहाँ वो अपना घोंसला बनाते हैं। सांप, बिच्छू वगैरह, अजगर, हाथी हैं, स्तनधारी हैं, सब वहाँ पर अपना निवास क्षेत्र बनाते हैं और रहते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 7वां, किस राज्य में वनों का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? सबसे इम्पोर्टेंट और एक काफ़ी अच्छा प्रश्न है दोस्तों कि किस राज्य में वनों का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? मध्य प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में, मिजोरम में या आपके राजस्थान में? तो मैं बता दूं दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर कि मध्य प्रदेश राज्य में वनों का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। दोस्तों यहाँ बहुत सारी इंपॉर्टेंट और टिपिकल चीज़ें आएंगी, अब आप उसको समझना। देखिए राज्य यानी कि स्टेटों के क्षेत्रफल की बात कर रहा है, तो हमने इसका जवाब दिया मध्य प्रदेश। देखिए मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन क्षेत्र है। इसकी हालिया रिपोर्ट के अनुसार ये क्षेत्र लगभग 85,724 वर्ग किमी है। मैं इसको लिख देता हूँ, आप लोग इसको लिख लेना, 85,724 वर्ग किमी है। अब देखिए प्रश्न दूसरा, देखिए प्रश्न किस प्रकार बदल रहा है और किस प्रकार स्टूडेंट पेपरों में धोखा खाते हैं प्रश्नों के साथ, उसको भी देखिए। देखिए भौगोलिक क्षेत्र, देखिए प्रश्न बदल गया। भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के मामले में सबसे घने वन वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं। ऊपर क्या पूछा उसने? क्षेत्रफल के मामले में, यानी कि किस राज्य में वनों का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। नीचे क्या कह दिया उसने? भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के मामले में सबसे घने वन वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं। पहला ऑप्शन मध्य प्रदेश, दूसरा मिजोरम, तीसरा लक्षद्वीप, चौथा आपका छत्तीसगढ़। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, अगर हम बात करें राज्यों की बात करें दोस्तों, तो राज्य में हमारा मिजोरम जो है, जो भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के मामले में सबसे घने वन वाले क्षेत्रों में आपका वो आ जाता मिजोरम। यहाँ है 85.41% वन आपके पाए जाते हैं। किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों? राज्यों की। ओके, राज्यों में भी वनों के प्रतिशत की, जो भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के मामले में वनों की। अब देखिए केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो केंद्र शासित प्रदेश में आपका आ जाता लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में आपका 90.33% है। कितना दोस्तों? 90.33%। तीनों इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, पहला प्रश्न और दूसरे प्रश्न में जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज़ और इनके साथ जुड़ती है, देखिए भारतीय वन राज्य रिपोर्ट जिसे ISRF कहते हैं, 2021 के अनुसार लक्षद्वीप में जो वन क्षेत्र आपका बताया गया है वो भी मैं आपका लिख देता हूँ, 27.10 वर्ग किलोमीटर है। क्या है दोस्तों? 27.10 वर्ग किलोमीटर आपका है। किसके अनुसार मैंने बताया आपको? ये मैं आपको बता चुका हूँ दोस्तों, भारतीय वन राज्य रिपोर्ट 2021 के अनुसार, जो कि भौगोलिक क्षेत्रफल का 90.33% है। ओके दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 9, देखिए किस केंद्र शासित प्रदेश में वनों का क्षेत्रफल सबसे कम है? अगर हम कम की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर आपका मध्य प्रदेश है या लक्षद्वीप है या मिजोरम है या छत्तीसगढ़ है, तो दोस्तों वो आपका उत्तर है लक्षद्वीप। अब देखिए ये भी एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि क्यों इम्पोर्टेंट है। देखिए केंद्र शासित राज्य में सबसे घने वनों वाला केंद्र शासित राज्य लक्षद्वीप है, परंतु वनों के क्षेत्रफल की बात करें तो वनों के क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे कम वन क्षेत्र भी लक्षद्वीप में है। क्यों है? क्योंकि लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, जिसमें कुल भौगोलिक क्षेत्रफल मात्र 32 वर्ग किलोमीटर ही है दोस्तों। जो तो जाहिर सी बात है वनों का क्षेत्रफल भी कम होगा। और फिर यहाँ एक और बात ये है
यह अधिकांश क्षेत्र नारियल के बागानों से ढका हुआ है, जिससे वन क्षेत्र के लिए जगह ही नहीं बचती है, क्योंकि ज़्यादातर क्षेत्र जब नारियल के बागानों से भरा रहेगा तो वन क्षेत्र कैसे बनेगा। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 10वां। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2011 के अनुसार भारत में वनों का कुल क्षेत्रफल है 10.05% या 20.05% या 11.05% या 21.05%। दोस्तों, इंडिया स्टेट ऑफ रिपोर्ट 2011 के अनुसार भारत में वनों का कुल क्षेत्रफल 21.05% है। दोस्तों, यह रिपोर्ट आपकी 7 फरवरी 2011 को फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया FSI भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा जारी किया गया था। यह रिपोर्ट पर्यावरण और वन मंत्रालय के तहत आता है और पहली बार दोस्तों 1987 में प्रकाशित हुई थी, जिसके बाद से यह रिपोर्ट हर 2 वर्ष में प्रकाशित होती है। आगे बढ़ते हैं अपने प्रश्न नंबर 11वें की ओर। निम्नलिखित प्राकृतिक वन और वहां पाए जाने वाले पेड़ों का मिलान कीजिए, यानी कि प्राकृतिक वनों का और उन प्राकृतिक वनों में किस प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं उसका मिलान करवा रहा है प्रश्न। तो देखिए, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। तो देखिए, पहले ये बता देता हूँ, हमारे देश में कुल 5 प्रकार के वन पाए जाते हैं। सबसे पहला उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, फिर आ जाता है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन को जल के आधार पर 2 भागों में डिवाइड किया है दोस्तों, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन और उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन में। ओके दोस्तों, आपके तीसरे नंबर पे जो तीसरे प्रकार के वन आते हैं वो कटीले वन और झाड़ियाँ। 5वें प्रकार के वन जो है आपके पर्वतीय वन है। ओके दोस्तों, नहीं, चौथे प्रकार के वन आपके पर्वतीय वन है और 5वें प्रकार के वन आपके मैनग्रोव वन है। ओके दोस्तों, अब देखिए उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में किस प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं। तो देखिए, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में आपके अबनूस, एबोनी, महोगनी, रोजवुड, रबड़ और सिंकोना के पेड़ पाए जाते हैं। चूंकि ये क्षेत्र वर्ष भर गर्म और आर्द्र रहते हैं, इसलिए यहाँ हर प्रकार की वनस्पति, वृक्ष, झाड़ियाँ, लताएं उगती हैं। इनकी विभिन्न ऊंचाइयाँ कई स्तर पर देखने को मिलती हैं। वृक्षों में पतझड़ होने का कोई निश्चित समय नहीं होता, अतः यहाँ वन जो है साल भर हरे भरे रहते हैं। अब देखिए, मैंने इसका चित्र भी लगाया है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन का। देखिए, ये रहा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन का। तो यहाँ देख सकते हैं आप, हर ऊंचाई का पेड़ आपको देखने के लिए मिलेगा। 1.5 मीटर का है, 5 मीटर का है, 20 मीटर का भी है, 40 मीटर का भी है और 60 मीटर का भी है। ओके दोस्तों, इस जो वन क्षेत्र है आपके उष्णकटिबंधीय जो सदाबहार वन है दोस्तों, इन वन क्षेत्रों में आपके हाथी भी रहते हैं, बंदर रहते हैं, लेमूर, हिरण और एक सिंग वाले गैंडे यहाँ पर पाए जाते हैं। ओके दोस्तों, अब देखिए आपका दूसरा उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। तो देखिए, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन और आर्द्र पर्णपाती वन है, जो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के 2 प्रकार है जो जल के आधार पर विभाजित हैं। तो हम अपने प्रश्न के अकॉर्डिंग उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन में किस प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं वो बताते हैं। तो देखिए, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में आपके पाए जाते हैं, देखिए ये पाए जाते हैं सागौन के वृक्ष, बांस के वृक्ष, साल के वृक्ष, शीशम के वृक्ष, चंदन और आपके खैर के वृक्ष, कुसुम, अर्जुन और सहतूत के वृक्ष पाए जाते हैं। देखिए, जल मैंने आपको बता दिया, जल की उपलब्धता के आधार पर इन वनों को आर्द्र और शुष्क पर्णपाती वनों में विभाजित किया गया है। और देखिए कि यहाँ पर क्या है, एक सींग वाले गैंडे भी आपके पाए जाते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, मैं बताता हूँ आपको कि ये जो है आपका ये है आपका दूसरे का गा। तीसरा देखते हैं उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन का तो मैंने आपको उष्णकटिबंधीय गलत लग गया दोस्तों। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन का विकल्प आपका गा है। और अगर बात करें उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन की, तो उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन में सागौन आता है, साल आता है, पीपल आता है तथा नीम के वृक्ष आते हैं। ओके दोस्तों, और मैं बता दूं आपको, इन क्षेत्रों के बहुत बड़े भाग कृषि कार्य में प्रयोग के लिए साफ कर लिए गए हैं और कुछ भागों में पशुचारण भी किया जा रहा है शुष्क पर्णपाती वनों के क्षेत्र में।
इन वनों में पाए जाने वाले जानवर दोस्तों सिंह है, शेर है, सूअर है, हिरण है और हाथी है। और विविध प्रकार के पक्षी भी यहाँ पाए जाते हैं। छिपकलियाँ पाई जाती हैं, सांप और कछुए भी आपके उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों में पाए जाते हैं। अब देखिए कटीले वन और झाड़ियाँ। कटीले वन और झाड़ियाँ, यहाँ पर आपके अकासिया के, खजूर के, पाम के, यूफोरबिया, नागफनी के वृक्ष आपके पाए जाते हैं। ओके दोस्तों, मैं आपको कटीले वनों की जो दिखा देता हूँ चित्र। देखिए उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन कुछ इस प्रकार के होते हैं। कटीले वन एवं झाड़ियाँ कुछ इस प्रकार की होती हैं जिनकी जड़ें काफ़ी गहरी होती हैं। दोस्तों इन वनों के वन जो होते हैं, वृक्ष होते हैं, बिखरे हुए होते हैं आपके कटीले वन और झाड़ियों के। इनकी जड़ें लंबी और जल की तलाश में चारों ओर फैली हुई होती हैं। पत्तियाँ जो होती हैं आपकी प्राय छोटी होती हैं, जिनसे बाष्पीकरण कम से कम होता है, यानी कि पानी सूरज भाप बन के कम उड़ता है पानी। शुष्क भागों में झाड़ियाँ और कटीले आपके वन पाए जाते हैं। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे बढ़ते हैं पर्वतीय वन। तो पर्वतीय वन में आपके चीड़ का पेड़ पाया जाता है, जैसे पाइन कहते हैं। देवदार का वृक्ष पाया जाता है। देवदार के वृक्ष की लकड़ियाँ दोस्तों ताजमहल के नीचे की ओर नींव के रूप में लगी हुई हैं। सिल्वर फर स्प्रूस का पेड़ पाया जाता है और सीडर के पेड़ पाए जाते हैं। देखिए दोस्तों सिल्वर फर और आपका जूनिपर, पाइन जो इन वनों के जो हैं ये मुख्य वृक्ष हैं। जैसे जैसे हिमरेखा के निकट पहुँचते हैं इन वृक्षों के आकार छोटे होते जाते हैं। देखिए पर्वतीय वनों के पेड़ों के आकार देखते हैं। देखिए पर्वतीय वनों के आकार आपके सामने हैं, आप देख पा रहे होंगे कि जैसे जैसे हम हिमरेखा के निकट पहुँचते हैं इन वृक्षों के आकार छोटे होते जाते हैं। एट लास्ट क्या होता है दोस्तों, ये झाड़ियों के रूप में और उसके बाद ये अल्पाइन घास के मैदानों में विलुप्त हो जाते हैं, विलीन हो जाते हैं। इनका उपयोग दोस्तों गुज्जर और बकरवाल जैसी घुमक्कड़ जातियों द्वारा अपने पशुओं को पशुचारण कराने के लिए किया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं मैनग्रोव वन या मैनग्रोव वनस्पति पाई जाती है। दोस्तों मैनग्रोव वन में किस प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं, तो देखिए दोस्तों मैनग्रोव वन में आपके नारियल के, ताड़ के, क्योड़ा और एंगार के पेड़ पाए जाते हैं। देखिए मैनग्रोव वन का मैंने फोटो भी यहाँ पर लगा दिया है। यह वनस्पति क्या है दोस्तों, तटवर्तीय क्षेत्रों में या ज्वार भाटा आते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण वनस्पति है। मिट्टी और बालू इन तटों पर एकत्रित हो जाती है। घने मैनग्रोव वनों पर एक प्रकार की जो मैनग्रोव वनस्पति पाई जाती है जिससे पौधे की जड़ें पानी में ही आपकी डूबी रहती हैं। ओके दोस्तों, ये आप देख भी पा रहे होंगे पौधे की जड़ें हैं जो पानी में ही डूबी रहती हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं अपने आज के अगले प्रश्न की ओर। देखिए प्रश्न नंबर 12वां। देखिए निम्नलिखित प्राकृतिक वन और इनके प्राप्ति क्षेत्रों का मिलान कीजिए कि प्राकृतिक वन और ये कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं। देखिए उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन हमारे लक्षद्वीप में, अंडमान निकोबार द्वीप समूहों में, असम के ऊपरी भागों में तथा तमिलनाडु के तट तक सीमित हैं। अगर हम बात करें उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनों की, तो ये हमारे देश के पूर्वी भागों में, उत्तरी पूर्वी राज्यों, हिमालय के गिरिपथ प्रदेशों में, झारखंड, पश्चिमी उड़ीसा, छत्तीसगढ़ तथा पश्चिमी घाटों के पूर्वी ढालों में इस प्रकार के वन आपके पाए जाते हैं। अब बात करें शुष्क पर्णपाती वनों की, तो शुष्क पर्णपाती वन आपके पाए जाते हैं आपके उत्तर प्रदेश तथा बिहार के मैदानों में इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। ये वन प्रायद्वीपीय पठारों के ऐसे वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ 70 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है, जैसे कि आपका उत्तर प्रदेश है, बिहार के मैदान हैं आदि। अब देखिए कटीले वन तथा झाड़ियाँ। कटीले वन तथा झाड़ियाँ आपके कहाँ पाए जाते हैं? कटीले वन तथा झाड़ियाँ आपके गुजरात में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा हरियाणा के अर्धशुष्क क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इस प्रकार की वनस्पति देश के उत्तरी पश्चिमी भागों में पाई जाती है। अब पर्वतीय वन मैं बताता हूँ कहाँ पाए जाते हैं। पर्वतीय वन आपके ये पाए जाते हैं आपके जम्मू कश्मीर में और आपके हिमाचल प्रदेश में, यानी खा वाले भाग में, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में। अब मैनग्रोव वन या मैनग्रोव वनस्पति पाई जाती है, यह आपके पाई जाती है दोस्तों गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी नदियों के डेल्टा भाग में यह वनस्पति पाई जाती है। ये गंगा,
ब्रह्मपुत्र डेल्टा में सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं जिनसे हमें मजबूत लकड़ी प्राप्त होती है। अब देखिए यहाँ मैंने मैप लगाया हुआ है। मैप में आप ये देख सकते हैं कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जहाँ जहाँ हरे हैं, देखिए तटीय क्षेत्रों में पाए जा रहे हैं आपके। यह आपका पश्चिमी तट है और यह आपका पूर्वी तट है। इन तटीय क्षेत्रों में आप देख सकते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जा रहे हैं। और इस क्षेत्र में भी देख सकते हैं, इस क्षेत्र में भी देख सकते हैं। पर्वतीय वन आप देख सकते हैं, हिमालय के क्षेत्र में पर्वतीय वन पाए जा रहे हैं। और उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन आपका उत्तरी भाग में पाए जा रहे हैं, आप देख रहे हैं उत्तरी भाग में। और थोड़ा सा आपका प्रायद्वीपीय पठारी भाग में भी पाए जा रहे हैं। मैनग्रोव वन आपके गंगा और यमुना के इन दोनों क्षेत्रों में पाए जा रहे हैं। और उष्णकटिबंधीय कटीले वन आपके जो है राजस्थान के क्षेत्र में पाए जा रहे हैं। राजस्थान जो शुष्क क्षेत्र है, मरुस्थल वाले क्षेत्र हैं, और कुछ प्रायद्वीपीय भागों के अंदर भी ये पाए जा रहे हैं। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 13। एक सींग वाले गैंडे कहाँ पाए जाते हैं? पहला विकल्प असम और पश्चिम बंगाल, दूसरा विकल्प पंजाब एवं हरियाणा, तीसरा विकल्प जम्मू और कश्मीर, चौथा विकल्प आपका मध्य प्रदेश। तो देखिए एक सींग वाले गैंडे आपके असम और पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। एक सींग वाले गैंडे असम और पश्चिमी बंगाल के दलदली क्षेत्र में मुख्य रूप से पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 14 में देखते हैं, मॉस लीचन घास किस वनस्पति का भाग है? मैनग्रोव वनस्पति का, टुंड्रा वनस्पति का, विकल्प पहला व दूसरा दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता देता हूं कि मॉस लीचन घास जो है आपकी मैनग्रोव वनस्पति और टुंड्रा वनस्पति यानी कि दोनों का ही भाग है। देखिए पर्वतीय तो दोनों का तो नहीं कह सकते दोस्तों। मॉस लीचन घास आपका टुंड्रा वनस्पति का भाग है, ना कि मैनग्रोव वनस्पति का। किसका भाग है दोस्तों? टुंड्रा वनस्पति का। देखिए पर्वतीय वनों में अधिक ऊंचाई वाले भागों में मॉस लीचन घास टुंड्रा वनस्पति का एक भाग मानी जाती है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 15। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला विकल्प, ये उन क्षेत्रों में भली भांति विकसित हैं जहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा के साथ एक थोड़े समय के लिए शुष्क ऋतु पाई जाती है। ओके दोस्तों, या इन वनों में वृक्ष 60 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई तक पहुंचते हैं, क्योंकि ये क्षेत्र वर्ष भर गर्म और आर्द्र रहते। तो दोस्तों ये बात बिल्कुल सही है, जो थोड़ी देर पहले ही मैं आप लोगों को समझा चुका हूँ। इन जंगलों में कई प्रकार के पक्षी, चमगादड़ और कई रेंगने वाले जीव भी पाए जाते हैं। तो दोस्तों देखिए सत्य कौन सा? पहला सत्य है, दूसरा सत्य है, तीसरा उपरोक्त सभी। दोस्तों पर सारे ही सत्य हैं, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ दोस्तों, यहाँ 1.5 मीटर से लेकर 60 मीटर की ऊंचाई तक के जो पेड़ पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ जो आपका वर्ष जो क्षेत्र है वर्ष भर गर्म और आर्द्र रहते हैं। और यहाँ पर 200 मीटर से अधिक वर्षा होती है और थोड़े समय के लिए शुष्क ऋतु भी यहाँ पर पाई जाती है। तो यहाँ पर आपके जो विकल्प तीनों दिए गए हैं वो सही हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 16। देखिए नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों के संदर्भ में असत्य है? देखिए भारत के सबसे बड़े भाग में फैले हुए हैं एवं मानसूनी वन कहलाते हैं। देखिए मैं आपको बता दूं, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन भारत के सबसे बड़े भाग में फैले हुए हैं, ये बात सत्य है, और ये मानसूनी वनों के अंतर्गत भी आते हैं। दोस्तों इस प्रकार के वनों में वृक्ष जो होता है शुष्क ग्रीष्म ऋतु में 6 से 8 सप्ताह के लिए अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। अब देखिए दूसरा देखते हैं, ये उन क्षेत्रों में फैले या 70 से 270 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। तो दोस्तों उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों के क्षेत्रों में 70 से 200 सेंटीमीटर की वर्षा होती है, ये बात बिल्कुल सही है। अब देखिए वर्षा के जल के आधार पर, जैसे मैंने आपको पहले बताया, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों को 2 भागों में डिवाइड किया गया, अर्ध पर्णपाती वन और शुष्क पर्णपाती वन। तो देखिए तीसरा विकल्प, अर्ध पर्णपाती वन वहां पाए जाते हैं जहाँ 100 से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, ये बात सत्य है दोस्तों, क्योंकि जो आर्द्र पर्णपाती वन है उसके लिए 100 से 200 मीटर की वर्षा आवश्यक होती है। अब देखते हैं शुष्क पर्णपाती वन कहाँ पाए जाते हैं। शुष्क पर्णपाती वन वहाँ पाए जाते हैं 70 से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा हो। तो दोस्तों ये बात गलत है। तो शुष्क के लिए दोस्तों 70 से लेकर के 100 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है, ना कि आपकी 200 की। तो यहाँ प्रश्न के अकॉर्डिंग आपका जो चौथा विकल्प दिया गया है वो गलत है। आगे बढ़ते हैं, देखिए प्रश्न नंबर 17। किस प्रकार के वन क्षेत्रों में 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में, या आपका उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में,
या उष्णकटिबंधीय कटीले वन तथा झाड़ियाँ पर्वतीय वनों में या आपका मैनग्रोव वनों में। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, कटीले वन तथा झाड़ियों वाले क्षेत्रों में 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा आपकी होती है। ओके दोस्तों, और यहाँ पर दोस्तों प्राय चूहे, खरगोश, लोमड़ी, भेड़िए, शेर, सिंह, जंगली गधा, घोड़े तथा ऊंट यहाँ पर इस क्षेत्रों में पाए जाते हैं। और दोस्तों मैनग्रोव वनस्पति के बारे में थोड़े और डिस्क्राइब कर देता हूँ। ये एक प्रकार की वनस्पति है जो मैनग्रोव वनों में पाई जाती है। जैसे पौधे जो होते हैं वो जड़ों में डूबे रहते हैं, जैसे मैंने चित्र में भी दिखाया। और ये गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा पर पाई जाती हैं। यहीं पर दोस्तों सुंदरी वृक्ष भी पाए जाते हैं मैनग्रोव वनों में, जिसकी लकड़ी काफ़ी मजबूत आपकी मानी जाती है। देखिए प्रश्न नंबर 18वां, वन्य जीव और उनके प्राकृतिक प्राप्ति स्थलों का मिलान कीजिए। जैसे कि आपका हाथी है, कहाँ पाया जाता है? तो मैं बता दूं दोस्तों, हमारा हाथी जो है असम में पाया जाता है, कर्नाटक और केरल के उष्ण तथा आर्द्र वनों में पाया जाता है। अब जंगली गधे और ऊँट की बात करें, ये कहाँ पाए जाते हैं? तो जंगली गधे और ऊँट हमारे गुजरात के कच्छ के रण और राजस्थान के थार मरुस्थल में पाए जाते हैं। शेर की बात करें दोस्तों, तो ये गुजरात के गिर के जंगलों में पाया जाता है। इसके साथ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट और जुड़ा हुआ है दोस्तों, एशियाई शेर जिसे बोलते हैं, भारत का शेर या एशियाई शेर। एशियाई शेर केवल गुजरात के गिर के जंगलों में ही पाए जाते हैं। अब बाघ की बात करें, एक बात बता दूं दोस्तों, भारत विश्व का अकेला ऐसा देश है जहाँ शेर तथा बाघ दोनों पाए जाते हैं। और बिल्ली जाति के सदस्यों में तेंदुआ भी आता है। ये शिकारी जानवरों में मुख्य है। और फिलहाल तो दोस्तों वर्तमान में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी हमारे भारत में चीता भी ले आए हैं, जो कि आपका चीता प्रोजेक्ट इंडिया में चल रहा है। ओके दोस्तों, अब बाघ की बात करें तो बाघ कहाँ पाए जाते हैं? बाघ हमारे मध्य प्रदेश तथा झारखंड के वनों, पश्चिमी बंगाल के सुंदरवन तथा हिमालयी क्षेत्र में पाए जाते हैं। अब दोस्तों याक की बात करें, याक, तो याक कहाँ पाया जाता है? याक हमारा लद्दाख की बर्फीली ऊंचाइयों में पाया जाता है। देखिए याक क्या है? याक गुच्छेदार सींगों वाला बैल जैसा जानवर है दोस्तों, जीव है, जिसका भार वजन कम से कम 1 टन होता है। ओके दोस्तों, अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आता है रॉयल बंगाल टाइगर। ये शब्द आपने काफ़ी सुना होगा, कहाँ पाया जाता है दोस्तों? पश्चिम बंगाल, सुंदरवन, मध्य प्रदेश, असम, राजस्थान, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में आपका रॉयल बंगाल टाइगर पाया जाता है। एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर बता दूँ दोस्तों, रॉयल बंगाल टाइगर और भारतीय टाइगर या भारतीय बाघ में कोई अंतर नहीं है। एक ही उप प्रजाति के 2 अलग अलग नाम हैं दोस्तों। यह मैनग्रोव वनों के क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। और मैनग्रोव वनों के क्षेत्र में दोस्तों कछुए भी पाए जाते हैं, मगरमच्छी पाए जाते हैं, आपके घड़ियाल भी पाए जाते हैं और सांप भी मिलते हैं। ओके दोस्तों, और एक इम्पोर्टेंट बात और बता दूं दोस्तों, इसके अलावा हमारे भारत में भारतीय भैंसा पाया जाता है, नीलगाय पाई जाती है, चौसिंगा और छोटा मृग जिसे गजेला कहा जाता है राजस्थान में कहते हैं जिसको, और विभिन्न प्रजातियों के हिरन पाए जाते हैं। और कुछ अन्य जानवर भी भारत में पाए जाते हैं, या बंदरों की भी अनेक प्रजातियां हमारे भारत में पाई जाती हैं। और भारत में वन्य जीवों के बारे में अगर हिमालयी क्षेत्र की बात करें, तो हिमालय क्षेत्र में कठोर जलवायु के कारण यहाँ पर कठोर जलवायु को सहन करने वाले जानवर पाए जाते हैं। जैसे कि आपका याक है, तिब्बती बारहसिंगा है, और नीली भेड़ होती है, जंगली भेड़ होती है। ओके दोस्तों, और तिब्बती जंगली गधे, और कहीं कहीं पर लाल पंडा भी ऊंचे भागों में आपका देखने को मिलता है। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए मैंने वन्य प्राणियों के प्राप्ति स्थल के बारे में और पक्षी अभयवन और नेशनल पार्क का चित्र यहाँ पर लगाया है। आप लोग देख सकते हैं केवलादेव नेशनल पार्क है, जिसे पक्षियों को स्वर्ग कहा जाता है, जो राजस्थान के भरतपुर में स्थित है। आप सारे यहाँ पर वन्य प्राणी अभयवन देख सकते हैं। देखिए कवाल में भी है, पोचेरम में, और अटू नगरम में आपका देखने को मिलता है। ये मैंने आपके लिए लोकेशन के लिए मैप लगाया जिससे आप देख सकें। आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 19वां। देखिए भारतीय जीव सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया? 1952 में, 1982 में, 1972 में, 1962 में। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर विकल्प आपका दूसरा सही है। देखिए इसको वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के रूप में जाना जाता है, जो भारत में वन्य जीवों, पक्षियों और पौधों की सुरक्षा के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है। और इसका उद्देश्य दोस्तों अवैध शिकार, तस्करी और वन्य जीव उत्पादों के अवैध व्यापार को नियंत्रित करना और रोकना था। इस अधिनियम को दोस्तों 2003 में संशोधित किया गया था। इसके तहत दंड और जुर्माने को और अधिक कठोर बना दिया गया था।
प्रश्न नंबर 20वां देखते हैं, रबड़ का संबंध किस प्रकार के वनस्पति से, टुंड्रा से है, हिमालय से है, मैनग्रोव से है या उष्णकटिबंधीय वर्षावन से। तो मैं बता दूं दोस्तों, रबड़ का संबंध हमारा या रबड़ के पेड़ जो हमारे पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों के क्षेत्र में पाए जाते हैं, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। प्रश्न नंबर 21वां, सिनकोना के वृक्ष कितनी वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं, 100 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर या 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र में। तो दोस्तों सिनकोना का वृक्ष 100 सेंटीमीटर वर्षा क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये पेड़ नर्म और गर्म जलवायु वाले उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में मिलते हैं जहाँ आपका पर्याप्त वर्षा होती है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 22वां देखिए, वन्य प्राणियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके संदर्भ में, वन्य प्राणियों के संदर्भ में। देखिए भारत में जीवों की लगभग 90,000 प्रजातियाँ मिलती हैं। ये बात बिल्कुल सत्य है दोस्तों, हमारे भारत में जीवों की लगभग 90,000 प्रजातियाँ पाई जाती हैं। ओके दोस्तों, जो कि विश्व का 12% हमारा भारत रखता है। देखिए भारत में करीब 2000 से अधिक पक्षियों की प्रजातियाँ पाई जाती हैं। कितनी प्रजातियाँ पाई जाती हैं, पक्षियों की 2000 से अधिक प्रजातियाँ, जो कि कुल विश्व में पक्षियों की पाई जाने वाली प्रजातियों का 13% है। ओके दोस्तों, अब देखिए भारत में मछलियों की 2456 प्रजातियाँ हैं, जो विश्व की लगभग 10% है। तो दोस्तों मछलियों के बारे में जो बात कही गई है वो सत्य है, परंतु विश्व की तुलना अगर करें तो विश्व की तुलना में वो 10% ना होकर के 12% है। तो दोस्तों यहाँ पर ये वाला पॉइंट आपको गलत दिया गया। आगे बढ़ते हैं, भारत में विश्व के 5 से 8% तक उभयचर, सरीसृप तथा स्तनधारी जानवर भी पाए जाते हैं, जिनमें हाथी भी शामिल है दोस्तों। तो ये बात भी हमारी सही है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य या असत्य है, पहला सत्य है, दूसरा सत्य है, तीसरा। तो दोस्तों हमें तीसरा सत्य है, तीसरा भी आधा सत्य है, क्योंकि मछलियाँ तो यहाँ पर हमारे भारत में 2546 पाई जाती हैं, जो विश्व की जो अगर परसेंटेज फैलाएं तो 12% आती है, ना कि 10%। देखिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 23वें की ओर। भारत में पाए जाने वाले औषधीय पादपों और उनके औषधीय उपयोगों का सही मिलान कीजिए। सबसे पहला सरीसर्प, सर्पगंधा, सरीसर्प नहीं सर्पगंधा। तो सर्पगंधा का वृक्ष किस काम में आता है, ये मैं आपको बता दूं। पहला इस पर विकल्प छा लगा देता हूं, बजाय लाइन खींचने के छा है। दोस्तों छा के अंतर्गत क्या आता है, ये रक्तचाप जो बीपी होता है, बीपी के निदान के लिए प्रयोग होता है, और केवल भारत में ही आपका सर्पगंधा पाया जाता है। आगे देखते हैं जामुन। जामुन आप सब लोग परिचित होंगे, एक फल है। तो दोस्तों जामुन क्या है, जामुन किस काम आता है, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जामुन का जो बीज, उससे आपके मधुमेह रोग के काम में ये आता है, जामुन का बीज जो है। और इसके पके हुए फल से दोस्तों सिरका बनाया जाता है, यानी कि यहाँ पर चा जो आपका दिया गया है, चा विकल्प है, इसके पके हुए फल से सिरका बनाया जाता है। वायुसरी यानी गैस के रोगों में और मूत्र से रिलेटेड रोगों में और पाचन शक्ति के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अगर अर्जुन की बात करें तो अर्जुन का वृक्ष आपका डा यानी कि विकल्प डा यहाँ पर है, यानी कि ताजे पत्तों का निकला हुआ रस कान के दर्द के इलाज में सहायता करता है, और ये आपका रक्तचाप बीपी लो और डाउन होता है उसकी नियमितता के लिए, उसको कंट्रोल रखने के लिए आवश्यक होता है, लाभदायक है। बबूल की बात करें, बबूल में यहाँ पर दोस्तों देसी बबूल की बात हो रही है, ना कि विलायती बबूल की। बबूल की बात करें तो बबूल के संदर्भ में यहाँ पर घाव विकल्प बिल्कुल सही है। इसके जो पत्ते हैं आँख की फुंसी के लिए लाभदायक हैं, और इसके साथ ही इससे प्राप्त गोंद का प्रयोग शारीरिक शक्ति को बढ़ाने के लिए किया जाता है। भारत में जब कोई भी महिला प्रेग्नेंट होने के बाद जब बाल बच्चे को जन्म देती है तो आफ्टर प्रेगनेंसी भारत में गोंद बना करके खिलाया जाता है, उसमें ज़्यादातर बबूल के गोंद का प्रयोग किया जाता है, जिनके उनकी हड्डियों को ताकत मिल सके। नीम की बात करें तो नीम तो अपने आप में ही एक सबसे बड़ा औषधीय पौधा है, जो कि प्रत्येक काम में यूज़ में लिया जाता है, नहाने के लिए, ओके दोस्तों, दांत मांजने के लिए। तो नीम के संदर्भ में यहाँ पर गै बिल्कुल सही है कि जैव और जीवाणु प्रतिरोधक आपका माना जाता है नीम आपका। तुलसी का पौधा काफ़ी इम्पोर्टेंट पौधा है दोस्तों, जुकाम और खांसी की दवा में इसका प्रयोग किया जाता है। और कचनार की बात करें, कचनार दोस्तों आपका यहाँ पर कचनार के लिए का विकल्प बिल्कुल सही है। ये कचनार जो है आपका फोड़ा यानी कि अल्सर और दमा के रोगियों के लिए उपयोग में आता है, और इस पौधे की जड़ जो होती है और जो कली होती है पाचन शक्ति बढ़ाने में सहायता करती है। आगे बढ़ते हैं, देखिए प्रश्न नंबर 24वां। देखिए विश्व संरक्षण संघ द्वारा लाल सूची में शामिल पादपों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। लाल सूची के अंतर्गत 352 पादपों की गणना की गई है, जो कि बिल्कुल सही गई है दोस्तों।
52 पादप अधिक संकटग्रस्त बताए गए हैं। बिल्कुल दोस्तों। 49 पादपों को विनष्ट होने का खतरा विश्व संरक्षण संघ द्वारा बताया गया। बिल्कुल। तो उपरोक्त सभी यहाँ पर जितने भी वाक्य कहे गए हैं दोस्तों बिल्कुल सही कहे गए हैं। देखिए दोस्तों, विश्व संरक्षण संघ का मतलब है अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ, IUCN, जो सरकारों और नागरिक समाज संगठनों का एक सदस्य संघ है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये एक गैर लाभकारी संगठन है जो पर्यावरण संरक्षण और उसके सतत विकास के लिए काम करता है। IUCN का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है और ये दुनिया भर में अपने नेटवर्क के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण पर एक वैश्विक प्राधिकरण के रूप में कार्य करता है। ये संकटग्रस्त जो प्रजातियां होती हैं, संकटग्रस्त प्रजातियों की लाल सूची के लिए भी जाना जाता है। ओके दोस्तों, उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि विश्व संरक्षण संघ यानी कि IUCN क्या है। प्रश्न नंबर 25वां देखिए, भारत में आने वाले प्रवासी पक्षियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, भारत के दलदली बाघ पक्षियों के लिए प्रसिद्ध हैं, जैसे कि आपका भरतपुर भी इसके अंतर्गत आता है, जहाँ साइबेरिया से आने वाले क्रेन यानी कि सारस रहते हैं। और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को आपका पक्षियों को स्वर्ग भी कहा जाता है। तो शीत ऋतु यानी कि सर्दी की ऋतु में साइबेरिया से उड़ करके सारस यहाँ पर आते हैं और काफ़ी भारी संख्या में आपके आते हैं। तो ये पॉइंट आपको बिल्कुल सही दिया गया है। देखिए, इन पक्षियों का मनपसंद स्थान कच्छ का रण भी है जो गुजरात में पड़ता है, ये बात भी सत्य है। देखिए, जिस स्थान पर मरुभूमि समुद्र से मिलती है वहाँ लाल सुंदर कलंकी वाले फ्लेमिंगोज या फ्लेमिंगोज हजारों की संख्या में आते हैं। ये बात आपको सर्दियों में आसानी से इंडिया में देखने को मिल जाएगी। देखिए, फ्लेमिंगोज खारे कीचड़ के ढेर बनाकर उसमें घोंसले बनाती हैं और अपने बच्चों को पालती हैं। और जो सर्दियों का समय होता है फ्लेमिंगोज का, साइबेरियन सारस का, वो प्रजनन का समय होता है। ये काफ़ी यानी कि साइबेरिया से और काफ़ी अन्य मुल्कों से आकर के भारत में प्रजनन करते हैं और फिर वापस लौटते हैं। जैसे जैसे गर्मियाँ बढ़ती हैं यहाँ से लौटना प्रारंभ कर देते हैं। ओके दोस्तों, तो उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं? तो मैंने जैसा कि आपको बताया, यहाँ पर सारे के सारे कथन आपके सत्य हैं। मैंने चित्र भी लगाया है फ्लेमिंगोज का, आप यहाँ पर देख सकते हैं फ्लेमिंगोज, इंडियन सारस, साइबेरियन सारस का। देखिए, प्रश्न नंबर 26वां, देश के पादप और जीव संपत्ति की सुरक्षा के लिए, किसके लिए दोस्तों? पादप यानी कि पेड़ पौधे और जीव संपत्ति की सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, देश में 18 जीव मंडल निश्चय में से 10 जो हैं सुंदरवन है, नंदा देवी, मन्नार की खाड़ी, नीलगिरी, नाकरेक, ग्रेट निकोबार, मानस, सिमलीपाल, पंचमढ़ी और अचनकमर या अमरकंटक की गणना विश्व के जीव मंडल निश्चय में की गई है, जो कि बिल्कुल सही है, क्योंकि टोटल जीव मंडल निश्चय आपके हटा रहे हैं। देखिए, थोड़ा सा जीव मंडल निश्चय के बारे में बता देता हूँ। प्राकृतिक आवासों, जैव विविधता और स्थानीय समुदाय की रक्षा के लिए नामित किए गए क्षेत्र आपके जीव मंडल निश्चय कहलाते हैं। ये यूनेस्को के मानव और जैव मंडल कार्यक्रम MAV के तहत संरक्षित हैं। इनमें जैव विविधता के संरक्षण के साथ साथ सतत आर्थिक और सामाजिक विकास का भी संतुलन बनाना शामिल होता है। अब देखिए पॉइंट नंबर 2, शेर का संरक्षण, गैंडे का संरक्षण, भारतीय भैंसे का संरक्षण, पारिस्थितिक तंत्र के संतुलन के लिए कई योजनाएं इसके तहत बनाई जाती हैं। देखिए, 103 नेशनल पार्क और 535 वन्य प्राणी उभयवन और कई चिड़ियाघर राष्ट्रीय पादप और जीव संपत्ति की रक्षा के लिए बनाए गए हैं। तो दोस्तों, यहाँ में से कौन सा कथन सत्य है? तो पहला भी सत्य है, दूसरा भी सत्य है, तीसरा भी सत्य है। तो उपरोक्त सभी कथन जो दिए गए हैं वो सभी के सभी सत्य है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 27 में। भारत सरकार द्वारा पादप उत्पादनों को वित्तीय तथा तकनीकी सहायता देने के लिए योजना कब बनाई गई थी? 1992 में, 1972 में, 1982 में, 1942 में। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बता देता हूँ, भारत सरकार द्वारा पादप उद्यानों को वित्तीय और तकनीकी सहायता देने के लिए यह योजना आपकी 1992 में बनाई गई थी। प्रश्न नंबर 28 में देखते हैं, सिमलीपाल जीव मंडल निश्चय कौन से राज्य में स्थित है? पंजाब में, दिल्ली में, उड़ीसा में या पश्चिमी बंगाल में? तो मैं आपको बता देता हूँ, ये जो जीव मंडल निश्चय है हमारा उड़ीसा में स्थित है। सिमलीपाल जीव मंडल निश्चय उड़ीसा राज्य में स्थित है, जहाँ आपका मयूरभंज जो जिला है, जिले वहाँ पर स्थित है और एक प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान और जीव संरक्षण क्षेत्र है। और 2009 में यूनेस्को द्वारा बायोस्फीयर रिजर्व इसे घोषित किया गया है। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, आज का अंतिम प्रश्न हमारा
भारत के कौन से जीव मंडल निचय विश्व के जीव मंडल निचयों में लिए गए हैं? मानस, मन्नार की खाड़ी, नीलगिरी, नंदा देवी। तो मुख्य रूप से दोस्तों मन्नार की खाड़ी और नंदा देवी ही शामिल हैं। वैसे टोटल 18 जैवमंडल निचयों में भारत के 10 जैवमंडल निचयों को शामिल किया गया है, जो मैं पीछे आपको बता चुका हूँ। देखिए उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं? तो यहाँ केवल आपका दूसरा व चौथा सत्य है। तो दोस्तों आज की हमारी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके दोस्तों, हमारी वीडियो आप लोगों को कैसे लगी बताना ना भूलें। कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें। कल फिर मिलते हैं दोस्तों अपनी एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।